हिंदी साहित्य में समकालीन लेखकों की श्रृंखला में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी छनाक। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। लेडी, आर यू ए पार्लर लेडी? पूछने वाली तीखे नैन नक्श वाली 21-22 वर्ष की एक लंबी गोरी लड़की थी। तब मैं उस हॉल के ग्रीन रूम के दरवाजे पर ठिठक गई थी। थोड़ा सिर घुमाकर देखा, शायद कोई लेडी नुमा चीज़ खड़ी हो। मेरे पीछे कोई नहीं थी। मैं अचकचाई सी उस सुंदर लड़की को देखने लगी जो नृत्य के लिए तैयार लहंगे में सजी लड़की के बालों में गजरा लगा रही थी। ग्रीन रूम में ऐसी 8-10 लड़कियां रंग बिरंगे लहंगों में सजी खड़ी थीं। उस लड़की ने सजी धजी लड़कियों पर संतुष्ट नज़र डाली और बोली, लेडी, योर वर्क इज़ नाइस। आई विल गिव योर पेमेंट आफ्टर दिस फंक्शन। व्हाट? कोई पहली बार साहित्यिक यात्रा पर जाए और उसे ब्यूटी पार्लर की मालकिन समझ लिया जाए, उसे कैसा लगेगा? मेरे चेहरे पर न रूज थी, न आईलाइनर, न गहरी लिपस्टिक जैसा कुछ था। हाँ, साड़ी जरूर आकर्षक पहन रखी थी। हो सकता है उसे मेरे कटे बालों से एक गलतफहमी हुई हो, क्योंकि 25 साल पहले 2-4 महिलाओं के बाल कटे होते थे। मैंने स्पष्ट किया, आई एम नॉट ए पार्लर लेडी, आई एम ए राइटर। आई कम हियर टू अटेंड दिस फंक्शन। आई एम लुकिंग फॉर मैडम कुमार। ओह सॉरी। वो उस लड़की के बालों में लटकता हुआ गजरा छोड़कर मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। मैं मुस्कुरा पड़ी। नेवर माइंड, शी इज़ ऑन स्टेज, प्लीज़ कम दिस वे। उसने मुझे गलियारे के दूसरी तरफ छोड़ा व कहा, प्लीज़ गो टू लेफ्ट साइड। आई एम किन्नरी, जॉइंट सेक्रेटरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ओके, डोंट वरी, मैंने बहुत नफासत से कहा। मैं हॉल पार करती कंधे पर छोटा सा बैग संभाले स्टेज की 6 सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। एक आदमी लंबी मेज के सामने की तरफ पीले गेंदे के फूलों व गुलाब की मालाएं सजा रहा था। पास ही एक लड़की डायरी लिए खड़ी थी जो मेज पर रखे पानी के गिलासों की संख्या व अन्य सामान की गिनती करती जा रही थी। 2 महिलाएं स्टूल पर खड़े आदमी से मंच के पीछे की दीवार पर संस्था का बैनर लगवा रही थीं। कभी एक कहती, नानू सिंह, इसे दाईं तरफ से और ऊपर उठाओ। दूसरी कहती, बहुत ऊपर कर दिया, इसे थोड़ा नीचे करो। कौन सी होंगी मैडम कुमार जिनका भेजा साहित्यिक आमंत्रण पाकर मैं इस महानगर में चली आई थी? वो उम्र भी कुछ ऐसी थी कि उस बित्ते भर के आमंत्रण पत्र को पाकर मैं अपने को 100 फीट ऊंचा समझने लगी थी। लो, बन गए साहित्यकार, अब तो आमंत्रण भी आने लगे हैं। मैं उन महिलाओं की तरफ बढ़ गई। आप में से मैडम कुमार कौन हैं? एक स्लीवलेस ब्लाउज पहने, बालों में एक बड़ा लाल गुलाब लगाए, 45 व 50 के बीच की एक भरे बदन वाली आकर्षक महिला ने कहा। मैं कुमार। मैंने कुछ झुककर हाथ जोड़कर अभिवादन किया व अपना परिचय दिया। अब शक्ल दिखाई है। उन्होंने बड़े लाड़ से मेरे पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा था। उस स्नेह से मैं भीग गई थी। इस अनजाने महानगर में इतनी बड़ी बिजनेस एंटरप्रेन्योर व साहित्यकार महिला को मेरी परवाह है, या शब्दों को रचने वालों का नाता उन रचे हुए शब्दों से स्वतः ही सेतु बनकर जुड़ जाता है? कुछ अलग तरह की आत्मीयता हो जाती है। मैं मुस्कुरा उठी थी। मेरे बच्चे छोटे हैं, इसलिए निकल नहीं पाती। आपके पत्र व संस्था के परिपत्र हमेशा मिलते रहते हैं। ओह, तुम्हारा परिचय करवाऊँ? ये हैं गृह मंत्री की पत्नी सुदक्षिणा जी, संस्था की अध्यक्ष। वो लड़की जो मेज के पास खड़ी है वो संस्था की सचिव रूपल है। मैंने अध्यक्ष महोदया को भी झुककर नमस्ते की, लेकिन सच कहूँ उस उम्र में सभी अपने को तोप समझते हैं या मंत्री के कद की ऊंचाई जानते हुए भी रौब नहीं खाते। ये तो अब समझ में आया है कि किसी संस्था के अध्यक्ष कोई मंत्री की पत्नी हो तो उस संस्था के तो वारे न्यारे हैं। चलो तुम बैठो, फुर्सत में बात होगी। रूपल, इन्हें बैठा दो। मेज के पास खड़ी संस्था सचिव मेरे पास आ गई। आइए। हॉल में अभी 10-12 लोग ही आए थे। यदि कोई साहित्यिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम समय से पहले शुरू हो जाए तो भारत ही क्या। मैं कुछ सकुचाती सी 5वीं पंक्ति के कोने की कुर्सी पर बैठ गई थी। आधे घंटे बाद हॉल भर पाया था।
आगे की पंक्ति में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे थे, जिनमें से मैं सिर्फ एक नृत्यांगना को पहचान पा रही थी, लेकिन उनके चेहरे की दुनिया को फतह कर लेने जैसे भाव से लग रहा था कि वे बेहद रसूखदार लोग हैं। उन दिनों पेज 3 वाले लोग जैसे मुहावरे का प्रचलन नहीं हुआ था। कार्यक्रम के अध्यक्ष गवर्नर के आते ही कार्यक्रम आरंभ हुआ था। उन्होंने किन्हीं केंद्रीय मंत्री व प्रदेश की एक प्रसिद्ध लेखिका के साथ दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन के बाद ग्रीन रूम में देखी उन 8-10 लड़कियों ने सरस्वती वंदना पर नृत्य आरंभ कर दिया था। मुझे हॉल में बिना साथ के अकेले बैठे बुरा भी लग रहा था, लेकिन यदि नहीं आई होती तो इतना भव्य कार्यक्रम देखने को कैसे मिलता। इसके बाद मैडम ने गवर्नर का परिचय दिया व खुद उन्होंने एक बड़ी गुलाब की माला उनके गले में डालकर उनका स्वागत किया। दिल्ली के मंत्री को अध्यक्ष ने बुके दिया, लेखिका को रूपल ने बुके दिया। एक अनजानी लेखिका की 2 पुस्तकों का विमोचन गवर्नर महोदय के हाथों हुआ। मैं उस लेखिका से रश्क कर रही थी। उसकी पुस्तकों का विमोचन ऐसे भव्य हॉल में, वो भी गवर्नर के हाथों। ये तो बरसों बाद समझ में आया, संस्था दिल्ली की हो या सुदूर शहर की, शौकीन लेखक अपने पैसे से संस्था के नाम से पुस्तक प्रकाशित करवाते हैं व कार्यक्रम का खर्चा भी देते हैं। लेकिन उस लेखिका को देखकर नहीं लग रहा था कि इस कार्यक्रम के लिए वो आहुति देने लायक है। हो सकता है कि अपने पैसे से किताबें प्रकाशित करवा ली हों। इतने भव्य स्वागत से मुख्य अतिथि बहुत खुश थे। गवर्नर व केंद्रीय मंत्री ने संस्था को मोटी रकम देने की घोषणा की। हॉल में देर तक तालियां बजती रहीं। तब मैंने देखा था कि किस तरह कोई दिल जला लेखक खुशनुमा माहौल में जलती मशाल फेंक देता है। फ़र्क इतना था कि यहाँ एक लेखिका थी जो मंच से दुखी होकर कह रही थी, जिस शहर में आए दिन स्त्री भ्रूण हत्या हो रही हो, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा हो, तो महिलाओं को ऐसी संस्था बनाने या ऐसे कार्यक्रम करने का औचित्य क्या है। उनकी जलती मशाल से सन्नाटा सा छा गया था। वातावरण गंभीर हो गया था। गवर्नर साहब, जिन्होंने उन महिला की पुस्तकों की प्रशंसा की थी, वो असहज हो गए थे। तब मैडम को चिंता हुई कि कहीं संस्था को मिलने वाला फंड ना मारा जाए। उन्होंने तुरंत रूपल को इशारा किया। वो तुरंत ही पर्दे के पीछे गई और मंच के दोनों ओर से 2 ढोल वाले ए गाते निकल आए। उसके बाद एक के बाद एक वही ग्रीन रूम में देखी लड़कियां मंच पर आकर गरबा करने लगीं। तारा बिन श्याम मने एक लदु लागे, रास रमवाने वेलु आवजे। अब सोचती हूँ, यदि उस लेखिका जैसी मशालें कलमों से, पोस्टरों से, सड़कों के प्रदर्शन से फेंकी नहीं गई होती, तो स्त्री भ्रूण हत्या के आंकड़े कम कैसे होते? समाज में स्त्री पुरुष की जनसंख्या के बीच की दूरी कम कैसे होती? कार्यक्रम के बाद गवर्नर और मंत्री अपनी कार में निकल गए थे। मैडम कुमार प्रशंसकों से घिरी कार्यक्रम के लिए बधाई ले रही थीं। वो बेनाम लेखिका भी प्रेस वालों से घिरी खड़ी थी। कितने कैमरे के फ्लैश चमकते, उतना ही मुझे फिर रश्क होता। वो सुप्रसिद्ध लेखिका एक कोने में 2-4 लोगों से घिरी खड़ी थी। हाँ, उस बेनाम लेखिका का आज तक भी कहीं नाम नहीं सुन पाई हूँ। मैंने अपने पास खड़ी महिला से पूछा, मैडम कुमार कहाँ की हैं? मे बी फ्रॉम राजस्थान। ओ नो, शी इज़ अ महाराष्ट्रियन लेडी। ये पक्का है वो गुजराती नहीं है। ओ यस, कोई बता रहा था कि वे यूपी की हैं। कहीं की भी हों, इस शहर में रौब जमा लिया है। तभी मैडम कुमार मुझे ढूंढती हुई मेरे पास आ गई थी। कहाँ गुम हो गई थी? चलो लंच के लिए चलना है। भव्य होटल के लंच के बाद स्थानीय महिलाएं अपने घर चली गईं। मैडम ने ग्रीन रूम में देखी उस लड़की यानी किन्नरी, यानी कि संस्था की उप सचिव के सुपुर्द मुझे किया व स्वयं चल दी। दिल्ली के मेहमान की व्यवस्था देखनी है। किन्नरी कार में मुझे उनके बंगले की ओर ले चली। वो बातूनी लड़की रास्ते में बताती जा रही थी, मैडम की कंपनी में अधिकतर स्त्रियां ही कर्मचारी हैं। वे बात तो बहुत प्यार से करती हैं। हाँ, प्यार तो करती हैं, लेकिन जब गुस्सा होती हैं तो बाप रे। उसी से मुझे पता लगा कि सचिव व उपसचिव उनकी कंपनी के कर्मचारी हैं। मैडम के बंगले पर पहुंचकर उसकी भव्यता से मेरी आंखें नहा गईं। गुजरात के कच्ची काम के तोरण व पिथौरा ड्राइंग रूम में सजे हुए थे। संखेड़ा गांव का फर्नीचर व झूला वहां रखा हुआ था। इतनी भव्यता से बेमेल थे उनके भाई भाभी, सूखे हुए चेहरे वाले। मैडम की कल्चर से बिल्कुल अलग। हमारे पीछे फोटोग्राफर भी आ चुका था। वो आते ही किन्नरी के पीछे लग गया। ऐसे पोज दीजिए, अब ऐसे, अब ऐसे।
2-3 फोटो खिंचाने के बाद वो बरस पड़ी। स्टॉप दिस नॉनसेंस, फंक्शन ख़त्म हो गया है, मेरे फ़ोटोज़ का क्या करेगा? वो खिसियाकर वहाँ से चला गया। उस लड़की की गोरी नाक लाल पड़ गई थी। मुझे भी और लड़कियों जैसी समझ रहा होगा। गुस्सा छोड़ो, अब तो वो चला गया, मेरी ट्रेन 4 बजे है। डोंट वरी, मैडम आपको ड्रॉप करवा देंगी। मैडम की कितनी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं? शायद 4, उसने उठते हुए कहा था। चलिए आप रेस्ट कर लीजिए। वो मुझे एक कमरे में छोड़ गई थी। 3:15 बजे मेरी आंख खुली। मैं कमरे से बाहर निकल कर आई तो देखा मैडम अपने भाई भाभी के साथ चाय पी रही हैं। मैं गदगद होकर उन्हें बधाई देने लगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम, आप इतना भव्य कार्यक्रम करेंगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। थैंक्स। आपकी कुछ किताबें पढ़ना चाह रही थी। ज़रूर पढ़िए, उन्होंने अपनी भाभी से कहा। इन्हें मेरा नया उपन्यास दे दो। मैं किताब लेकर बेसब्री से बोली, मैडम 4 बजे मेरी ट्रेन है, मुझे निकलना होगा। यू कांट। आज रात को तो दिल्ली के मंत्री जी के सम्मान में सर्किट हाउस में कवि गोष्ठी रखी है। मैंने आपका नाम दे दिया है, वही नाम तो जाना पहचाना है। मैं बुरी तरह चौंकी थी। कविता और मैं? क्यों, क्या हुआ? मैं कविता नहीं लिखती। अरे हर लेखक लेखन की शुरुआत कविता से ही करता है। इस शहर की सभी कवित्रियाँ आ रही हैं। मैडम आप सही कह रही हैं, मैंने भी आरंभ में कुछ कविताएं लिखी थीं, तो वही सुना दीजिए। सर्किट हाउस में मंत्री नुमा लोगों से घिरी मैं अपने कविता सुनाने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मैं सहज होकर बोली, मैं डायरी भी नहीं लाई हूँ, मुझे जाना ही होगा, नमस्कार। उन्होंने मेरे अभिवादन का जवाब तक नहीं दिया, बस बोली, तुम्हें गाड़ी छोड़ आएगी। उनकी सरसराती गाड़ियों व भव्य व्यक्तित्व से हिप्नोटाइज हो मैं लौटी थी। तो क्या सर्किट हाउस के कार्यक्रम तक ले जाने के लिए मेरी इतनी आवभगत हो रही थी? बाद में दिल्ली गई तो किसी उप संपादिका ने पूछा, आपके उधर एक मैडम कुमार हैं, वे एक लेखिकाओं की निर्देशिका प्रकाशित करने की योजना बना रही हैं, क्या आप उन्हें जानती हैं? उत्तर में मैं उनके बारे में धारा प्रवाह बोलती गई। वैसे भी अल्पसंख्यक लेखकों की जमात अपने वरिष्ठों से बहुत प्रभावित होती है। उस पर तुर्रा ये कि साहित्य के लिए थैली खोल देने वाली वे एक प्रभावशाली महिला थी। कुछ महीनों बाद ही वे एक बड़ी सी गाड़ी में मेरे छोटे से फ्लैट में आ धमकी। आपके दिल्ली में एक रिश्तेदार साहित्यकार हैं? जी हाँ, मैं उनसे एक बार मिली हूँ। उन्होंने पत्र लिखा है कि मैं उनकी षष्ठी पूर्ति पर प्रकाशित होने वाले ग्रंथ के लिए अपना संस्मरण भेजूं। मैं उन्हें जानती ही कितना हूँ, आप उनसे संबंधित कोई ग्रंथ दे दीजिए। मैं अंदर जाकर उनकी 50वीं वर्षगांठ पर प्रकाशित एक ग्रंथ ले आई और उनसे पूछने लगी, मैडम आप कहाँ की हैं? मैं बिहार के भूतपूर्व गवर्नर की पोती हूँ, वैसे हम लोग राजस्थान के हैं। एक गवर्नर की पोती मेरे घर? मैं खुश बहुत हो रही थी। वे पुस्तक लेकर चली गई थीं, जो आज तक लौटाई नहीं गई। 1 वर्ष बाद उन्होंने एक अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में निमंत्रित किया था। मैं मम्मी की बीमारी के कारण जा नहीं पाई थी। कुछ महीने और हमारा पत्राचार चला, जो बाद में बंद हो गया। कौन कब जान सकता है कि उसका दाना पानी किस शहर में लिखा है। 25 वर्ष पहले कभी मैं सोच सकती थी कि मैं उसी शहर में जा बसूंगी जिसके भव्य कार्यक्रम की चकाचौंध से मुग्ध होकर लौटी थी। मैं यहाँ आकर लेखन से जुड़ी महिलाओं से संपर्क कर रही थी। बातों ही बातों में डॉक्टर संगीता के साथ योजना बनी कि यहाँ भी एक महिला लेखन मंच की स्थापना की जाए। मेरे लिए तो रचनाकारों से जुड़ने का एक बहुत अच्छा शगल था। मैंने मैडम कुमार के बारे में पूछताछ की तो किसी से यही उत्तर मिला कि शायद इसी शहर में हैं, लेकिन किसी से 10 वर्ष से संपर्क नहीं कर रही हैं। क्यों? पता नहीं, सुना है कि उनका बिजनेस डूब गया है। मुझे स्लीवलेस ब्लाउज पहने, बालों में लाल गुलाब लगाए मैडम कुमार बहुत याद आ रही थीं। ठीक है, उनके पास पैसा नहीं रहा, लेकिन उनके अनुभव व उनके संपर्क इस मंच के लिए बेहद उपयोगी होते यदि वे मिल जाती तो। फ़ोन दर फ़ोन करते करते मेरा फ़ोन उनकी संस्था के सचिव रूपल से जा टकराया। उसने मेहनत करके साहित्य में अपनी जगह बना ली थी, उसी से उनका फ़ोन नंबर मिल गया। आशा के विपरीत मैडम कुमार फ़ोन पर पुराने दिनों से ही चहकी। आप कहाँ गुम हो गई थी? मैं उनकी चतुरता पर हंस पड़ी। मैं या आप? मैं आपके शहर में ही आ बसी हूँ। 2-3 दिन से आपका फ़ोन लगा रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं था। मैं नालंदा गई थी एक इंटरनेशनल ऐसे कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज़ लेने।
वाओ, विषय क्या था? सजेशंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। 60 देशों में मेरा लेख फर्स्ट आया है। सच कहूँ, इस विषय के भार से मेरा सिर दब गया। मैं गदगद थी कि मंच को आरंभ में ही एक अंतर्राष्ट्रीय इनाम मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई। हुआ ये कि प्रेसिडेंट ने मुझे पुरस्कार देने दिल्ली बुलाया था। मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि बीमार थी। बाद में उनका पत्र आया कि पुरस्कार लेने नालंदा आ जाओ। वे वहीं किसी कार्यक्रम में जा रही थीं। ग्रेट। ये बताइए, आपको हुआ क्या था जिससे आप 10 वर्ष से किसी से संपर्क नहीं कर रही थी? क्या कुछ बिजनेस प्रॉब्लम? तुमसे क्या छिपाना, उनका वही अपनत्व भरा स्वर सुनाई दिया। लग ही नहीं रहा था कि मैं उनसे 10 वर्ष संपर्क में नहीं रही हूँ। कुछ बिजनेस की गड़बड़ रही, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहा। ओह, मुझे और छानबीन करना अच्छा नहीं लगा। मैंने डॉक्टर संगीता के साथ एक मंच बनाया है। इस इतवार को उसकी पहली गोष्ठी कर रहे हैं। रूपल भी आ रही है। वे हंस पड़ी। तो तुमने उसे भी ढूंढ लिया? हाँ, आई विल कम, थैंक्स। इतवार की उस गोष्ठी में चलने से पूर्व मैंने अपनी नई पुस्तक पर्स में रख ली थी। उस अपूर्व महिला को ये श्रद्धा सुमन भेंट करना चाहती थी, लेकिन एक कुलबुलाहट मेरे मन में थी कि उन्हें इतना बड़ा पुरस्कार मिला है, लेकिन समाचार पत्रों में कहीं हलचल नहीं है और ना ही प्रेसिडेंट से पुरस्कार लेते हुए उनका फोटो। महानगर के दिल कहे जाने वाले संस्थान में गोष्ठी की अनुमति मिल गई थी। शहर की प्रमुख रचनाकार कमरे में गोलाई में कुर्सियों पर बैठी हुई थीं। सबके चेहरे पर कौतुक भरी खुशी थी। बस इंतज़ार था तो मैडम कुमार का। थोड़ी देर बाद मुझे एक पतली सांवली महिला बंगाली साड़ी में चेहरे पर काला चश्मा लगाए दिखाई दी। हेलो एवरीबडी। गोष्ठी की आयोजिका मैं थी, इसलिए मैंने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया व चांस लिया। कहीं आप मैडम कुमार तो नहीं हैं? यस यस आई एम। मैं चहक उठी। मैं निरुला। वो थोड़ा नाक चढ़ाकर बोली, मैं आपको पहचान नहीं पाती यदि आप बताती नहीं। 25 वर्ष का समय बहुत होता है। मैंने तो सिर्फ चांस लिया था। मैंने उनका परिचय सबसे करवाया व कहा, अभी अभी आप नालंदा से पुरस्कार लेकर लौटी हैं। मेरे कहते ही वे धारा प्रवाह शुरू हो गई। हाँ, ये फर्स्ट प्राइज़ मुझे 60 कंट्रीज़ के ऐसे कंपटीशन में मिला था। बिहार में मेरे दादाजी गवर्नर थे। मैंने डीएम से उन्हीं के नाम का फ़ायदा उठाया, रेस्ट हाउस बुक करवाया, गाड़ी बुक करवाई व महीने भर रुककर एक उपन्यास की पृष्ठभूमि पर शोध करके आ रही हूँ। संगीता जी के मुंह से निकला, ग्रेट। मैंने उत्सुकता से पूछा, मैडम अब तक आपकी कितनी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं? मेरी 90 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं दिल ही दिल में चौंक गई। कोई लेखिका 90 किताबें लिखे और कहीं उसकी चर्चा न हो। मैंने शब्दों से सबका स्वागत किया व सबके आपसी परिचय के बाद प्रस्ताव रखा कि मंच के नियम बना लिए जाएं। सब अपने अपने सुझाव देने लगे। जो भी नियम बहुमत से मान लिया जाता है उसे मैं रजिस्टर पर नोट करती जा रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं मैडम कुमार की संस्था जाने कौन से गर्त में जा समाई। नहीं तो मैं चुपचाप उसकी सदस्यता लेकर बैठ जाती। काहे एक मंच के गठन की जहमत उठाती। सदस्य मेरी तारीफ करने लगे। आप 20 वर्ष एक मंच संचालित करके आई हैं। आपके अनुभवों से तो हमें लाभ मिलेगा। जी हाँ, 16 वर्ष पूर्व मैंने ही प्रस्ताव रखा था कि मंच एक कवित्री सम्मेलन आयोजित करे और उसकी संचालिका एक ही हो। मज़े की बात यह थी कि मैं कवित्री नहीं थी। 20 वर्ष पूर्व लोग मजाक उड़ाते थे, अकेली महिलाएं क्या कर लेंगी। मैडम कुमार तैश में आ गईं। अकेली महिलाएं क्या नहीं कर सकती? दिल्ली में आशा रानी बोहरा ने एक संस्था कर दी है। दुनिया के गिरामी लोग उसे देखने आते हैं। मैंने उनसे बहस करना उचित नहीं समझा। आपने क्या भव्य कार्यक्रम किया था, मैं उसमें आई थी। वहीं मैं कंचन जी जैसी लेखिका से मिली थी। कंचन जी बोली, वो तो हम भूल ही नहीं सकते। रूपल तब सचिव थीं। जी हाँ, इस शहर का कोई रेस्ट हाउस नहीं था जो मैंने बुक न करवाया हो। कारों की मैंने लाइन लगा दी थी। मुझे ये बात पूछना सभ्यता के विरुद्ध लगा कि आपकी लेखिकाओं की निर्देशिका बनाने की योजना का क्या हुआ। मैडम कुमार संगीता जी से मराठी में बात करने लगी। मैंने तो तुम्हें हिंदी विभाग में जब देखा था तब तुम एक पतली दुबली लड़की हुआ करती थी। मैं भी उन दिनों पीएचडी कर रही थी। संगीता जी ने हिंदी में ही कहा, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। वैसे कोई शोध कर रहा हो और मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, आश्चर्य है। मैंने कहा,
मैडम, आप मराठी तो बहुत अच्छी बोल लेती हैं। आई एम महाराष्ट्रियन, नागपुर के पास की हूँ। मैं चौंकने के बावजूद भी चुप रही, कह नहीं पाई कि 25 वर्ष पूर्व आप राजस्थान की थीं। मंच के नियमों में मैंने पिछले शहर के अनुभवों से एक बात डलवा दी थी कि संस्था अधिशासी कमेटी में से मुझे या संगीता जी को नहीं हटा सकता। बतौर संस्थापक ये हमारा हक बनता है। मैडम ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया। ये बात गलत है। नए नए लोग मंच से जुड़ेंगे तो साहित्य का विकास होगा। और हम दोनों का क्या? मैं व संगीता जी महीने भर इस मंच की स्थापना में जुटे रहे हैं, तो भी नया व्यक्ति आकर हमें निकाल सकता है? सभी सदस्यों ने मेरी बात से सहमति जताई। फिर मैडम बोली, हम में से जो चाहे 1000 रुपया निकाल कर ट्रस्टी बन जाए, फिर इसे बतौर ट्रस्ट रजिस्टर करवा लेंगे। मैं बुरी तरह चौंक गई। 25 वर्ष पहले देखी उनकी संस्था की भव्यता याद आ गई। मैंने विरोध किया। अभी मंच की शुरुआत है, इसे एक साहित्यिक संगठन की तरह गठित हो जाने दीजिए, तब ट्रस्ट बनाने की बात करेंगे। वैसे भी पिछले शहर में हमने मंच को न रजिस्टर्ड करवाया था, न ट्रस्ट बनाया था। कुछ रचनात्मक काम करते रहे थे। वो तैश में चिल्ला दी, बिना पैसे के कोई काम होता है? आप फंक्शंस कैसे करती थीं? आरंभ में हमने एक अम्ब्रेला एनजीओ से आर्थिक सहायता ली थी। इस कारण से मंच राजनीति में फंसने लगा तो हम लोग अपने रुपए निकाल कर व सदस्यता शुल्क से एक्टिविटीज़ करते थे। उनकी ऊंची आवाज़ जारी थी, वाह, ये भी कोई बात हुई? जैसे कि अब्दुल कलाम राष्ट्रपति होकर मारा मारा घूम रहा है। चाहता तो अब तक अरबों की जायदाद खड़ी कर सकता था। अब मैं लगभग चीख पड़ी। डोंट ट्राई टू इंसल्ट सच ए ब्रिलियंट पर्सन। सबके जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता। कुछ लोग ज्ञान बांटकर अपने बाद की पीढ़ियों को जायदाद बना देते हैं। आई एम वन ऑफ देम। उन्हें खिसियाकर चुप होना पड़ा। एक अधिकारी महिला कोषाध्यक्ष बना दी गई। मैडम कुमार ने अब अपनी दूसरी तुरुप फेंकी, रूपल इस मंच की सेक्रेटरी बन जाएगी। मैंने ताली बजाकर अनुमोदन किया। रूपल ने अपने हाथ खड़े कर दिए। मेरे बच्चों के कैरियर का सवाल है, फिर मेरी नौकरी भी है, मैं समय नहीं निकाल पाऊंगी। अपने को पद न मिलता देख वे बौखलाईं। रूपल सेक्रेटरी क्यों नहीं बन रही? हर संस्था का सेक्रेटरी सब कुछ होता है, संस्थापक वगैरह कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। उसका रोल बिल्कुल जीरो होता है, बस सेक्रेटरी ही सब कुछ होता है। अब मैं भौचक थी। मैंने ही उन्हें निमंत्रित किया था और वो मेरी स्टंप उखाड़ने में लगी थी। अब रूपल तेजी से बोल पड़ी, मैंने कहा ना मेरे पास समय नहीं है। और तुम किस दुनिया में रह रही हो? अपना काला चश्मा उतार कर दुनिया का सच देखो। निरुला जी 19 मंच का संचालन करके आ रही हैं। मैडम कुमार ने खिसियाकर अपना काला चश्मा उतार लिया। लो, मैंने चश्मा उतार लिया, मैं दुनिया देख रही हूँ। चश्मा उतारते ही उनकी काली आंखों के आसपास वाली त्वचा में झुर्रियाँ दिखाई दे रही थीं। रूपल ने मजाक किया, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। चाय पीने के बाद सभी ने सदस्यता शुल्क दिया। वे बिना शुल्क दिए अपने खाली ट्रम्प कार्ड्स लिए खिसियाई सी चल दी व मुझसे बोली, कभी घर आइए, बहुत सी बातें करनी हैं। चलिए आपको ड्रॉप कर दूं। अब तक सब स्पष्ट हो चुका था। मैंने भी नाटकीय मुद्रा में कहा, मेरा रास्ता आपके विपरीत है, मुझे आपसे दूसरी तरफ ही जाना है। 10 दिन बाद ही उनका फ़ोन आ गया। निरुला, क्या करती रहती हो? कभी मिलो ना। इस महानगर में दूरियां इतनी हैं, निकलना नहीं हो पाता। कभी आऊँगी। ऐसा करते हैं कि तुम, मैं व रूपल VIP रोड पर किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ठीक है, दीपावली के बाद कार्यक्रम बना लेते हैं। दीपावली के बाद मैंने जानबूझकर फ़ोन नहीं किया। उन्हीं का फ़ोन आ गया। मैंने कहा, सॉरी, मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाई। नेवर माइंड, तो हम तीनों वुडलैंड में 25 तारीख को मिल रहे हैं, समय तुम बता दो। मैंने स्पष्ट किया, आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि मैं संगीता जी का साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मंच की स्थापना में उन्होंने बहुत मेहनत की है। इस अजनबी शहर में उन्होंने ही साथ दिया है। तो ठीक है, रूपल को छोड़ देते हैं, हम दोनों ही मिलते हैं। उनके बदलते हुए पैतरे देखकर मेरे होश उड़ गए। उस भव्य संस्था की एक सशक्त स्तंभ को बिना सोचे एक क्षण में किक कर सकती हैं। मैं बोल उठी, आपने तारीख कौन सी बताई है? 25। ओह माय गॉड, उस दिन तो हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, कभी बाद में मिलते हैं। वो दिन था, ना उनका फ़ोन मेरे पास आया, ना इधर से कोई फ़ोन गया। उनके इस तरह सीढ़ियाँ चढ़ने के रहस्य जैसे धुंध में खड़े थे। मैं आंखें फाड़े उन्हें खोजती रह जाती थी।
जब भी मैं मैडम कुमार के विषय में सोचती तो उलझ कर रह जाती थी। एक दिन कंचन जी का फ़ोन मिला। हमारे यहाँ कब तशरीफ़ ला रही हैं? मैंने उनसे दूसरे दिन ही मिलने का वादा किया। कंचन जी अपने घर गर्मजोशी से मिली। आपके आने से हम लोगों में लिखने के लिए एक नया उत्साह जाग गया है। मैं अपनी इधर उधर पड़ी कविताओं को ढूंढ कर इकट्ठा कर रही हूँ। ग्रेट। लीजिए, आप कुछ खा नहीं रही हैं? उन्होंने ढोकले की प्लेट मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने एक ढोकला हाथ में लिया और पूछा, मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि मैडम कुमार उस मीटिंग में कह रही थी कि उन्होंने 90 किताब लिखी हैं। उनके नाम की कहीं चर्चा नहीं होती? माय फुट, 90 किताबें। उस दिन तो मैं कुछ नहीं बोली। एक बार एक लेडी ने दूरदर्शन के लिए इंटरव्यू लेना चाहा तो अपनी एक भी पुस्तक के बारे में बता नहीं पाई। यही कहती रहीं कि मैं इतना लिखती हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पुस्तक लिखे और उससे कुछ याद नहीं रहे? उन्होंने खुद अपनी पुस्तक लिखी हो तो याद रहे। शी इज़ अ वेरी फ्रॉड लेडी। यानी? हाँ, जो रुपए फेंक कर अपनी किताबें लिखवाते हैं चर्चित होने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, घोस्ट राइटर से लिखवाते हैं। इन्होंने भी किसी और से पुस्तकें लिखवाई हैं? तो वुडलैंड में वे एक तीर से दो शिकार करना चाह रही थीं। 25 बरस पहले भी क्या इसलिए मेरी खातिर हो रही थी? हाँ, दिल्ली का एक पियक्कड़ दाढ़ी वाला घोस्ट राइटर इनके यहाँ पड़ा रहता था। उसे दारू की नदी में डुबोकर किताबें लिखवाती रहती थीं। उनके घर वाले? क्या पता कैसे घर वाले हैं। उनके भाई भाभी नहीं देखे? कहीं भी शक्लो सूरत से इनसे मिलते हैं? जिनको पिता बताती हैं वे इनके सगे पिता नहीं हैं, उन्हीं के बिजनेस पर हक जमाए बैठी हैं। मैं उस धुंध को छटते देख रही थी जो मुझे बेचैन किए हुए थी। हाँ, उन दोनों को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था। कभी अपने को राजस्थानी बताती हैं, कभी यूपी की, आज अपने को महाराष्ट्रियन बता रही थीं। जहाँ जिससे जैसा काम पड़ता है उसी प्रदेश की बन जाती हैं। सरनेम की जगह कुमार लगा लेने से यही फ़ायदा है। मुझे बता रही थी कि मेरा बिजनेस ठप पड़ गया था, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहा, इसलिए किसी से संपर्क नहीं रहा। हाँ, किसी सो कॉल्ड भतीजे ने बिजनेस हड़प लिया था। इन्होंने अपने बंगले के एक कमरे में ये 10 वर्ष निकाले थे। इसके बाद क्या हुआ, कैसे सब संभला, ये कितने जोड़ तोड़ से कितना संभला, ये बातें वही जाने। इनकी पुरानी अकड़ वापस आ गई है। तभी गोष्ठी में खरीद फरोख्त की बातें कर रही थी। मैं तो इस लेडी की इमेज को दिल में 25 वर्ष रखे बार बार सलाम करती रही, यूं ही बेवजह। 10 वर्ष पूर्व ये एक कवि की मृत्यु के बाद उसकी शोक सभा में आई थीं। इनके सो कॉल्ड पिता बाहर गाड़ी में बैठे रहे थे। यदि असली पिता होते तो साथ में अंदर नहीं आते? इन्हें उनका परिचय करवाने में झिझक क्यों हो रही थी? तभी मैंने बाहर निकलकर गाड़ी में बैठे इनके उन पिता की झलक भर देखी थी। क्या पता बिजनेस वापस लेने के लिए कोई दूसरा पिता ढूंढ लिया हो। पिता मतलब गॉडफादर। मैं एक धुंध में से निकलकर दूसरी में जा फंसी हूँ। कंचन जी जो कह रही हैं पूरा न सही कुछ तो सच होगा ही। ये उन्होंने इस शहर में आने के बाद के व्यवहार से सिद्ध किया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक भव्य इमारत बीच में से तड़क गई है। उसकी खिड़कियों व दरवाज़ों पर लगे सारे कांच छनक गए हैं। अभी आप सुन रहे थे नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी छनाक। लेखन और साहित्य जगत से जुड़ा हुआ ये काला सच दर्शाती हुई कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।